हेलो क्लास। हम लोग चैप्टर 5 मतलब अध्याय 5 बल एवं गति के नियम को पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने असंतुलित बल क्या है, संतुलित बल क्या है, जड़त्व क्या है, इन सबको देख लिया है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे गति का प्रथम नियम। ठीक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने बल एवं गति के संबंध को समझकर गति के नियम प्रस्तुत किए। न्यूटन ने ही हमें गति के बारे में बताया था, तो न्यूटन ने ही बल एवं गति के संबंध को समझा और गति के नियम प्रस्तुत किया गया। न्यूटन के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर बाह्य कोई असंतुलित बल कार्य न हो। इसे गति का प्रथम नियम कहते हैं। एक बार फिर से, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न हो। जैसा कि अगर ये वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य असंतुलित बल काम न करे। अगर कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे। मतलब कोई भी वस्तु जो है अपनी स्थिर अवस्था और गति अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना हो। अगर इस वस्तु में कोई असंतुलित बल कार्य कर रहा है तभी वह स्थिर से गति अवस्था में आएगी। अगर वह गति में है तो अगर उस गति अवस्था में जब उस पर कोई असंतुलित बल काम कर रहा है तभी वह स्थिर अवस्था में आएगी। ठीक, तो इसी को न्यूटन ने बताया। जैसा कि हमने पढ़ा है, जड़त्व वस्तु की वह प्रकृति है। जड़त्व क्या है? जड़त्व वस्तु की वह प्रकृति है जिसके कारण वह वस्तु अपने में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व वस्तु की वह प्रकृति है जिसके कारण वह वस्तु मतलब उसकी स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसका विरोध करती है। जड़त्व भी क्या है? अगर वो स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहना पसंद करेगी, अगर वो गति में है तो गति में ही रहना पसंद करेगी। अगर इसके अकॉर्डिंग उस पर कोई परिवर्तन किया जाता है, अगर गति में है, अगर उसमें उसको स्थिर में लाया जाता है तो वो अपने परिवर्तन के क्या करती है? विरोध करती है ना। हमने पढ़ा है जड़त्व के उदाहरण को कि जब हम लोग बैठे रहते हैं बस में और बस जो होती है अचानक चालू होती है तो हम क्या हो जाते हैं? पीछे की ओर मतलब पीछे की ओर क्या होता है? हमें धक्का लगता है। जब बस अचानक से चालू होती है तो हम पीछे की तरफ चले जाते हैं, है ना। तो ये क्या होता है? जड़त्व के कारण। जड़त्व को तो हमने पढ़ लिया है ना। जड़त्व क्या है? वस्तु की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। तो अतः गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं। यह जड़त्व भी वही बता रहा है और गति का प्रथम नियम भी हमें वही बता रहा है। गति का प्रथम नियम क्या? वो भी यही बता रहा है कि स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे। और जड़त्व में क्या होता है? जड़त्व में भी उसी को बताया जा रहा है यहाँ पे। वस्तु अपनी स्थिति में क्या करती है? परिवर्तन का विरोध करती है ना। तो यहाँ पे देखो, जो गति का प्रथम नियम है वो हमारा जड़त्व का नियम है। गति का प्रथम नियम कौन सा नियम है? जड़त्व का नियम। ये क्वेश्चन आ सकता है, गति का प्रथम नियम कौन सा नियम है? ठीक, क्या आप गति के प्रथम नियम के अनुसार निम्न उदाहरण को समझा सकते हैं? कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल के कण क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब कंबल को हम लोग डंडे से या फिर छड़ी से पीटते हैं तो क्या होता है? कंबल तो है इधर उधर करके गति अवस्था में आ जाता है। जब पीटते हैं तो कंबल ऊपर नीचे होता है ना, तो एक तरीके से वो गति अवस्था में आ जाता है। लेकिन कंबल के साथ जो उसमें धूल के कण चिपके हैं वो गति अवस्था में नहीं आ पाते हैं। ठीक, वो क्या होते हैं? गति अवस्था में नहीं आ पाते हैं। जब हम लोग छड़ी से कंबल को पीटते हैं तो वो गति अवस्था में आ जाता है, लेकिन धूल के जो कण होते हैं वो आसानी से गति अवस्था में नहीं आ पाते हैं। इस कारण क्या हो जाते हैं? कंबल और धूल के कण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और धूल का कण नीचे झड़ जाता है। ठीक, पेड़ को हिलाने पर उसमें
जो फल लगे रहते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। जब हम लोग पेड़ को हिलाते हैं तो पेड़ जो है तो गति अवस्था में आ जाता है, लेकिन उस पर जो फल लगा होता है वो तुरंत गति अवस्था में नहीं आ पाता है। जब हम लोग पेड़ को हिलाते हैं, ठीक, पेड़ को हिला रहे हैं तो वो गति अवस्था में आ जाएगा, लेकिन इस पर जो फल लगा है वो तुरंत गति अवस्था में नहीं आ पाएगा। इस कारण क्या होता है, आपका जो फल लगा रहता है वो टूट करके गिर जाता है। भाई देखो, पेड़ है वो गति अवस्था में आ गया है, लेकिन उस पर जो फल लगे हैं वो गति अवस्था में नहीं आए हैं। तो जब पेड़ हिलेगा और जो फल लगे हैं वो स्थिर अवस्था में हैं, तो उन पे क्या होगा, विपरीत बल काम कर रहा है एक तरीके से, है ना। मतलब बाह्य असंतुलित बल काम कर रहा है। तो क्या होता है, वो जो जो फल लगे होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं रैखिक संवेग। तो गति का प्रथम नियम हमें यह बताता है कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है, गति का प्रथम नियम हमें यह बताता है कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। यह वेग में परिवर्तन वस्तु पर लगाए गए बल पर निर्भर करता है। ठीक, पर जो वेग में परिवर्तन हो रहा है उसको हम कैसे पता करें, अब आगे इस पर चर्चा करेंगे। देखो, गति का प्रथम नियम हमें ये बताता है जब कोई असंतुलित बल किसी वस्तु पर काम करेगा, कोई भी असंतुलित बल किसी वस्तु पर काम करेगा तो उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा। मतलब ये देखो, हमने यहाँ पे गति का प्रथम नियम देखा, उसमें ये बताया गया था कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, गति में है तो वो गति में रहेगी जब तक उस पर कोई असंतुलित बल काम ना करे। तो देखो, जब वह स्थिर से गति में आती है, गति से स्थिर अवस्था में आती है, मान लेते हैं यह वस्तु अभी स्थिर अवस्था में है, जब हम लोग इस पर बल लगाएंगे तो ये गति अवस्था में आ जाएगी। तो एक तरीके से कोई वस्तु स्थिर है, स्थिर से वो गति अवस्था में आ रही है तो उसके वेग में तो परिवर्तन हो रहा है ना, उसके वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है। इसके साथ ही अगर वस्तु जो है आपकी गति अवस्था में है, जब हम लोग उस पर बाह्य बल लगाते हैं तो वो स्थिर अवस्था में आ जाती है, तो उसमें वहाँ पर भी वेग में परिवर्तन हो रहा है ना। तो इसी को बोला जा रहा है जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर काम करता है तो उस वस्तु के वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसी को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखो, वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। यह वेग में परिवर्तन किस पर निर्भर करता है, यह वेग में परिवर्तन वस्तु पर, इस वस्तु पर जितना बाह्य बल लगाया जा रहा है उस पर निर्भर करता है। ठीक, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके वेग में परिवर्तन होता है ना। तो यह वेग में जो परिवर्तन है उस पर जो बल लग रहा है उस पर निर्भर करता है। ठीक, यदि एक तेज गति से फेंकी टेबल टेनिस की गेंद और एक क्रिकेट की गेंद आपसे आकर टकरा जाए तब आपको किसकी चोट अधिक लगेगी। ठीक, उसके बाद है एक समान वेग से गतिशील साइकिल या ट्रक दीवार से टकराए तो ट्रक के टकराने से दीवार को अधिक हानि होगा कि जो साइकिल है उसके टकराने से अधिक हानि होगा। मतलब ये पूछा जा रहा है, कोई साइकिल है और कोई ट्रक है, अगर दीवार से टकरा जाती है तो किसके टकराने से दीवार पर अधिक हानि होगा। तो हमें पता है ट्रक क्या होती है, ट्रक का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, ट्रक क्या होती है, भारी होती है। ट्रक के टकराने से क्या होगी, जो दीवार है उस पर ज़्यादा हानि पहुँचेगी, इसके अलावा जो साइकिल है उसके टकराने से कम हानि पहुँचेगी, है ना। तो यहाँ पे हम कुछ और उदाहरण के बारे में देखेंगे और चर्चा करेंगे। क्रियाकलाप 4 को देखते हैं। एक बड़ी प्लेट लें, ठीक, एक बड़ी प्लेट लेते हैं, उसको रेत से भर देते हैं। ठीक, और ठीक, एक बड़ा प्लेट लेते हैं, ठीक, बड़ा प्लेट, और उसको रेत से क्या कर देते हैं, भर देते हैं। यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग एक बड़ा सा प्लेट, ठीक, उसको रेत से या फिर गीली मिट्टी से हम लोग क्या कर देते हैं, भर देते हैं। ठीक, अब ऊपर से हम लोग इसमें प्लास्टिक की गेंद और एक जो क्रिकेट खेलते हैं ना उसमें जो बॉल होता है उसको गिराएंगे। ऊपर से हम लोग प्लास्टिक की गेंद को और क्रिकेट बॉल को क्या करेंगे, गिराएंगे। तो अब यहाँ पे आप लोग ये बताओ
कि किसके गिरने से, प्लास्टिक की गेंद के गिरने से या फिर क्रिकेट बॉल के गिरने से, किसके गिरने से यहाँ पे गड्ढा ज़्यादा बनेगा। यहाँ पे हम लोग रेत को रखे हैं, तो किसके गिरने से यहाँ पे गड्ढा ज़्यादा बनेगा, सोचो थोड़ा। तो यहाँ पे देखो देखो दोनों को समान ऊंचाई से गिरा रहे हैं ना, दोनों को समान ऊंचाई से ही गिरा रहे हैं। तो हमें पता है जो क्रिकेट बॉल होता है उसका वजन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसको गिराएंगे तो यहाँ पे रेत पर ज़्यादा गड्ढा बनेगा, है ना। अगर क्रिकेट बॉल को हम लोग और अधिक ऊंचाई से गिराएं तो यहाँ पे और ही ज़्यादा गड्ढा बनेगा, है ना। यदि क्रिकेट की गेंद को हम लोग भिन्न भिन्न ऊंचाई से प्लेट पर गिराते हैं तो प्रभाव या फिर गड्ढा क्या होगा, ज़्यादा बनेगा, है ना। इस क्रियाकलाप से हम ये बता सकते हैं कि वस्तु द्वारा जो प्रभाव यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है वो वस्तु की किस पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर। क्रिकेट बॉल का जो वजन होता है वो प्लास्टिक के बॉल से भारी होता है, तो इस कारण यहाँ पे जो गड्ढा बन रहा है, यहाँ पे जो आपका प्रभाव उत्पन्न हो रहा है वो वस्तु के भार पर निर्भर कर रहा है। अधिक द्रव्यमान वाली क्रिकेट की गेंद का प्रभाव अधिक होता है। दूसरी ओर हम लोग ये भी देखते हैं कि अधिक ऊंचाई से फेंकी गई गेंद या फिर अधिक ऊंचाई से हम लोग जो बॉल का गिराते हैं तभी यहाँ पे रेत अधिक धसकेगी या फिर गड्ढा क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। तो मुख्यतः यहाँ पे जो प्रभाव है वो वस्तु के वेग पर, अधिक ऊंचाई से गिराएंगे तो वेग ज़्यादा होगा, अधिक ऊंचाई से अगर बॉल को गिरा रहे हैं तो उसका वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो प्रभाव है वो वस्तु के वेग पर और वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। ठीक, यहाँ पे जो प्रभाव है वो वस्तु के वेग पर, अधिक ऊंचाई से बॉल को गिराएंगे तो उसका वेग ज़्यादा होगा। तो इसी कारण हम लोग ये कह सकते हैं यह जो प्रभाव है वस्तु के वेग पर और वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। यहाँ पे अधिक गड्ढा कब बनेगा, जब वस्तु को बहुत ऊपर से गिरा रहे हैं और वस्तु क्या हो, उसका द्रव्यमान क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा, ठीक, यहाँ पे हमने देख लिया वस्तु का यहाँ पे जो प्रभाव है वो वेग और द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। तो देखो जो वेग और द्रव्यमान का जो गुणनफल है, द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है उसको हम लोग P से दर्शाते हैं। द्रव्यमान गुणित वेग बराबर क्या होता है, आपका P होता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान व उसके वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग। संवेग बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुणित वेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग। तो इसको याद रखिएगा, किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान व उसके वेग पर निर्भर करता है, या फिर किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक, जो आपका संवेग है वो एक सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब परिणाम के साथ साथ इसकी दिशा भी क्या होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए। परिणाम के साथ साथ उसकी दिशा भी हमें पता होनी चाहिए। संवेग की दिशा वही होती है जो वेग की होती है। वेग भी क्या होती है, सदिश राशि है। वेग सदिश राशि है, इस कारण आपका संवेग भी क्या हो गया है, सदिश राशि हो गया है। अगर बात करें संवेग, देखो संवेग को हम लोग P से दर्शाते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। P बराबर क्या होता है, M गुणित V। ठीक, P हमने यहाँ पे देखा संवेग एक सदिश राशि है और संवेग का जो SI मात्रक है, संवेग का SI मात्रक कितना होता है, क्या होता है, संवेग का SI मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का जो SI मात्रक होता है आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं kgm और सेकेंड। ठीक, SI मात्रक याद रखिएगा आप लोग। और संवेग कौन सी राशि, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, वो भी याद रखिएगा। और संवेग को किससे दर्शाते हैं उसे भी याद रखिएगा, और संवेग बराबर क्या होता है उसको भी याद रखिएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं संवेग में परिवर्तन व बल। ठीक, फोर्स एंड द चेंज इन मोमेंटम। एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचें जिससे
खराब बैटरी वाली कार को सीधी सड़क पर गति करने के लिए धक्का दिया जा रहा है। इसको कल्पना करना है, कोई सड़क किनारे पर एक कार खड़ी हुई है, ठीक है, उसकी बैटरी क्या है, खराब है, और उस कार को ना चालू करने के लिए धक्का दिया जा रहा है। ठीक, शुरुआत में कार चालू नहीं होगी, शुरू में जब हम लोग उस पर धक्का लगाएंगे तो वो चालू नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ समय तक अगर लगातार उसमें धक्का लगाते रहें तो कार की गति बढ़ती है और गति तेज होने के बाद कार भी चालू करने का प्रयास करते हैं। ठीक, कोई कार है जो सड़क किनारे खड़ी हुई है, उसकी बैटरी क्या है, ख़राब है, जब हम लोग उस पर धक्का लगाते हैं तो वो चालू नहीं होती। जब लेकिन लगातार धक्का लगाते रहते हैं उस पर तो उसकी गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। गति तेज होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कार को चालू करने का प्रयास करते हैं। जैसे ही चालू करते हैं तो कार क्या हो जाती है, चालू हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि लगातार बल लगाने से कार का संवेग धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक, यहाँ पे बोला गया है कार पर धक्का लगाते हैं तो उसकी गति बढ़ जाती है, तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि उसकी गति बढ़ रही है तो उसका संवेग भी बढ़ जाएगा। जब कार पर हम लोग लगातार धक्का लगाते रहते हैं तो उसका संवेग क्या हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि कार के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिणाम से नहीं होता है। यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि जो संवेग में परिवर्तन है वो सिर्फ बल पर निर्भर नहीं कर रहा है, बल्कि वो उस पर भी निर्भर कर रहा है कि बल आप कितना समय तक लगा रहे हो। अगर हम लोग कार में शुरुआत में ही बल लगाएं और छोड़ दें, थोड़ा सा बल लगाएं, थोड़ा ज़्यादा बल लगाएं और छोड़ दें, तो कार चालू होगा क्या, नहीं। लेकिन कार को हम लोग तब तक धक्का लगाते हैं जब तक उसकी गति न बढ़ जाए, तब तक क्या होता है, तब तक हम लोग उसमें धक्का लगाते हैं, मतलब बल लगाते हैं। तो यहाँ पे ये भी तो निर्भर रख रहा है, जो कार का चालू होना इस पर भी निर्भर रख रहा है कि आपने बल कितना लगाया है। साथ में कार का चालू होना इस पर भी निर्भर कर रहा है कि आपने बल कितना समय तक लगाया है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, कितना समय तक लगाया है। ठीक, तो यहाँ पे उसी को बोला जा रहा है कि संवेग में जो परिवर्तन है, संवेग में जो आपका P में परिवर्तन है, ठीक, P में परिवर्तन केवल बल पर निर्भर नहीं कर रहा है, या फिर वेग में परिवर्तन केवल बाह्य बल पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उस पर भी निर्भर करता है कि आपने उस पर बल कितना समय तक लगाया है। ठीक, तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में बल का मान और बल के कार्य करने का समय क्या है, महत्वपूर्ण है। किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में, उसके P में परिवर्तन लाने में बल का मान तो निर्भर करता ही करता है, साथ में आपने उस वस्तु पर कितना बल लगाया है, कितना समय तक बल लगाया है, उस पर भी निर्भर करता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा जो संवेग है वो किस किस पर निर्भर करता है। जो आपका संवेग है वो बाह्य बल पर निर्भर करता है और आपने उस वस्तु पर कितना समय तक बल लगाया है उस पर भी निर्भर करता है। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे गति का द्वितीय नियम। गति के प्रथम नियम के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है ना। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे गति का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है। संवेग क्या है, आपका P है ना, संवेग क्या है, और संवेग परिवर्तन बोला जा रहा है मतलब हमें क्या लिखना है, डेल P। ठीक, या फिर संवेग परिवर्तन बोला जा रहा है मतलब P2 माइनस P1 भी लिख सकते हैं, है ना। तो गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक, यदि F आपका नेट असंतुलित बल हो तो बल जो वस्तु पर लग रहा है P संवेग हो, तो गति के द्वितीय नियम के अनुसार यदि आपका F नेट असंतुलित बल हो जो वस्तु पर लग रहा है, ठीक, अगर F आपका नेट असंतुलित बल है और P आपका संवेग हो, तो गति के द्वितीय नियम से हम लोग कह सकते हैं कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उसके असंतुलित बल के समानुपाती होती है। तो इसको हम लोग समीकरण से लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो आप लोग, गति का द्वितीय नियम से हम लोग कह सकते हैं, यही है आपका गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर
लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है। तो मान लेते हैं आपका असंतुलित बल यहाँ पे F है और संवेग परिवर्तन की दर क्या है, P है। और संवेग परिवर्तन आपका P है और असंतुलित बल क्या है आपका यहाँ पे F है। तो दर हमें पता है, दर क्या होता है, टाइम, समय, है ना। तो क्या हो जाएगा, F समानुपाती संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन P2 माइनस P1 और संवेग में परिवर्तन की दर, दर मतलब T2 माइनस T1, है ना। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए असंतुलित बल की क्या होती है, समानुपाती होती है। यह है आपका समानुपाती का चिन्ह, ठीक। तो क्या होता है, P2 माइनस P1 और T2 माइनस T1 है। तो यहाँ पे हम लोग P2 माइनस P1 को डेल P लिख सकते हैं, T2 माइनस T1 को हम लोग डेल T लिख सकते हैं। ये है आपका संवेग परिवर्तन और ये है आपका समय में परिवर्तन। संवेग परिवर्तन को हम लोग डेल P लिख सकते हैं और समय में परिवर्तन को डेल T भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो समानुपाती का चिन्ह है उसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है, जो कांस्टेंट है आपका K, और यहाँ पे आ जाएगा डेल P और डेल T। चूँकि क्या है, K बराबर 1, ठीक। K बराबर 1 लेने पर क्या हो जाएगा आपका, अगर K बराबर 1 ले रहे हैं तो F बराबर डेल P और डेल T हो जाएगा, है ना। इससे पहले हमने देखा है जो आपका संवेग होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, P। तो P बराबर होता है m गुणित v। हमने देखा है इससे पहले संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग। तो यहाँ पे उसको फिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे m डेल बीच में आ जाता है और यहाँ पे हो जाएगा v, नीचे में है आपका डेल t। हमें पता है त्वरण बराबर क्या होता है, देखो त्वरण को हम लोग a से दर्शाते हैं और त्वरण बराबर क्या होता है आपका, जो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, और वेग में परिवर्तन को हम लोग डेल v और समय अंतराल को हम लोग डेल t से दर्शा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल v अपॉन डेल t बराबर a हो जाएगा। तो f बराबर क्या आ जाएगा आपका m, और डेल v अपॉन डेल t बराबर क्या हो जा रहा है, a। तो ठीक है, यहाँ पे f बराबर क्या आ गया, ma। यहाँ पे जो f बराबर ma आया है यही गति का क्या है, दूसरा नियम है, ठीक। तो यहाँ पे गति का दूसरा नियम हमें पता चल गया, f बराबर क्या है, ma। अब हमें इसकी इकाई के बारे में बात करनी पड़ेगी। इकाई मतलब उसका मात्रक क्या है। तो हमें पता है जो m है वो क्या है आपका, m क्या है आपका, द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान को हम लोग किससे दर्शाते हैं, किलोग्राम से। द्रव्यमान को किलोग्राम से दर्शाते हैं। और जो आपका a है उसका मात्रक क्या होता है पता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या लिखते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कह देते हैं, न्यूटन, ठीक। ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, न्यूटन। तो इस कारण जो आपका फोर्स, ये है आपका फोर्स मतलब बल, F क्या है आपका बल, ठीक। बल जानते हो ना आप लोग, बाहर से कोई भी बल लगा रहे हैं मतलब धक्का देना भी एक तरीके से बल है ना। तो क्या है आपका F यहाँ पे बल है, और बल का जो आपका मात्रक है वो क्या है, न्यूटन है। बल का मात्रक क्या आ गया यहाँ पे, न्यूटन। बल का मान ma आया है हमारे पास, और जो बल का SI मात्रक है, बल का SI मात्रक क्या है, न्यूटन, ठीक। तो न्यूटन किसे कहते हैं, देखो एक न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम किसी वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से त्वरण करने पर उत्पन्न होता है। 1 न्यूटन बल, यहाँ पे जो फोर्स है उसका SI मात्रक क्या है आपका, न्यूटन है ना। 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम की वस्तु को
1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से त्वरण कराने पर या फिर त्वरण से 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करने पर उत्पन्न होती है। ठीक, अगर सब यहाँ पे देखो बल का एसआई मात्रक मिल गया है आपको न्यूटन। ठीक, तो न्यूटन बराबर कितना हो गया केजी और एम। तो 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम की जो वस्तु है उसको 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति कराने पर उत्पन्न होती है। तो ये आपको समझने के लिए है, बाकी इसमें कोई नहीं है। अब गति का द्वितीय नियम को हमने देखा, गति का अब यहाँ पे क्या क्या लिखना है और क्या क्या आपको यहाँ पे समझना है उसको देखते हैं। तो गति का द्वितीय नियम ये है आपका गति का द्वितीय नियम। उसके बाद यहाँ तक आपको लिखना है, यहाँ तक, यहाँ पे के बराबर क्या है, पी बराबर क्या है, ए बराबर क्या है, इसको भी लिखना है। उसके बाद एफ बराबर क्या होता है, एम ए। उसके बाद हमें पता है 1 न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल का एसआई मात्रक हमें पता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और देखो जो न्यूटन होता है उसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, एन से। न्यूटन को किससे दर्शाते हैं, एन से। अगर कहीं पर लिखा है 5n, बड़ा वाला n, ठीक, तो आप लोग समझ लीजिए वहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा है, बल के बारे में बताया जा रहा है। ठीक, अगर F बराबर यहाँ पे 10 और n लिखूँ, बड़ा वाला n, तो आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पे जो आपका बल के बारे में बताया जा रहा है। ठीक,